हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है, जहां पर हम इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक जैसे गोल्डीलॉक जोन, कार्टेलाइजेशन, सर्वेलेंस प्राइसिंग, इकोनॉमी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो न्यूज़ में थे, वो कहीं ना कहीं हम आज के सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए हुई तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर आप जाकर आप यहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू चैनल से। सबसे पहला जो टॉपिक मुझे आपके साथ डिस्कस करना है ना, वो दरअसल में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ लिंक्ड है। एक्चुअली पता क्या है, एक टर्म आता है कार्टेलाइजेशन। उस कॉन्टेक्स्ट में सीसीआई न्यूज में था। लेट मी हेल्प यू विद दिस टर्म कि कार्टेलाइजेशन आखिर न्यूज में क्यों था। देखो, आप लोगों ने ना सीमेंट के बारे में सुना होगा, है ना। बहुत बार एड्स आती हैं सीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। एंड दो बहुत ही फेमस सीमेंट के ब्रांड हैं, जिनका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट एंड दूसरा है आपका डालमिया सीमेंट। ठीक है। अब इनके ऊपर ना ऐसा एक आरोप है। कैसा आरोप है कि इन दो कंपनीज ने आपस में पता क्या कर लिया, आपस में थोड़ी सी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक एग्रीमेंट, ऐसा लिख के नहीं, पर आपस में इन बातों के बीच में इन्होंने एक बातचीत कर ली। उसके हिसाब से इन्होंने ये इंश्योर कर लिया कि यार लिमिट करेंगे अपनी प्रोडक्शन को, कितना हम प्रोड्यूस करेंगे या फिर किस तरह से हम मार्केट को डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब देखो, होता पता क्या है, अगर कंपटीशन बना रहे ना मार्केट के अंदर, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है, राइट। पर अगर ये कंपनीज आपस में मिलकर काम करने लग जाती हैं तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली वो प्राइजेस को बढ़ा देती हैं। एंड उसका उल्टा नुकसान किसके ऊपर होता है, हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एयरटेल देखा होगा, जियो है, राइट, आपका वी हो गया। तो आजकल ना इनके बीच में कंपटीशन है, तो हर किसी की कोशिश ही रहती है कि बढ़िया से बढ़िया सर्विस कम प्राइस के ऊपर हमारे कस्टमर को दी जा पाए। पर एक बात अगर सोचो, अगर तीनों ने आपस में कार्टेल बना लिया कि यार क्यों आपस में लड़ना, एक काम करते हैं, मैं भी हाई प्राइस लगाता हूँ, तुम भी हाई प्राइस लगाओ, तुम भी हाई प्राइस लगाओ, तो सब कहीं ना कहीं फायदेमंद हो जाएंगे एंड उसका नुकसान हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सेम यही एलिगेशन जो है ना, वो अल्ट्राटेक और डालमिया सीमेंट के ऊपर यहाँ पे लगाया जा रहा है कि इन्होंने कार्टेल बना के कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के लिए एक नुकसानदायक सिचुएशन यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करी है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने एक तरह से प्राइस फिक्स करने की कोशिश करी है। तो क्या होता है प्राइस फिक्सिंग या कार्टेलाइजेशन का अर्थ? जब हम डिफरेंट कंपनीज साथ में मिल जाती हैं, कल्यूड कर लेती हैं आपस में, एक तरह की साठ गांठ कर लेती हैं ताकि प्राइजेस को वो सेट करें एक एग्रीड लेवल के ऊपर, रेदर देन कंपटीशन अपने आप प्राइस को डिटरमिन करे। जब ऐसा होता है, ये फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जाता है एंड यही केस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सीसीआई हरकत में आ जाता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि सीसीआई की ही जिम्मेदारी है इस चीज को मेंटेन करना। कंपटीशन बना रहना चाहिए, फेयर कंपटीशन, हमारे जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, देश में फ्रीडम ऑफ ट्रेड होनी चाहिए। इसी पर्टिकुलर पर्पस के साथ 2002 में एक एक्ट पास होता है, कंपटीशन एक्ट 2002, एंड उसी के अंतर्गत 2030 में एक बॉडी बनती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि ये कानून से बनी है तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दरअसल में आप नोटिस करना, ये जो सीसीआई है ना, ये एस्टेब्लिश तो 2003 में हो गया था, पर आगे जाके 2009 में ये पूरी तरह से फंक्शनल होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो कंपटीशन एक्ट है 2002 का, दरअसल में उसने 1969 के एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, इसको खत्म किया था, इसको रिप्लेस किया था। दरअसल में एक कमेटी थी, राघवन कमेटी, उसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर ये हम नया कानून यहाँ पे लेकर आए थे। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है, ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड इसका पर्पस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यही पर्पस बार बार न्यूज में आता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने सीमेंट वाली बात करी, ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस है, ठीक है ना, कि कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट जारी है, प्लस मार्केट में कंपटीशन बना रहे, कंज्यूमर का इंटरेस्ट बना रहे, देश में ट्रेड आराम से हो, उसी का फोकस यहाँ पे सीसीआई यहाँ पे करता है। अब इसमें सीसीआई में आपको एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। साथ ही साथ जो मेंबर्स होंगे उनको कम से कम 15 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। एंड साथ ही आप नोटिस कर पाओगे इनको 5 साल की यहाँ पे टर्म मिलती है, ताकि आराम से डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर यहाँ पे ये प्रॉपर काम कर पाए, ठीक है ना। तो अलग अलग केसेस को यहाँ पे देखना, वो सारा काम यहाँ पे सीसीआई का
रहता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी इसके ऑर्डर्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, वो सामने वाली पार्टीज को मानने ही पड़ते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि कोई लेट्स से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑर्डर से खुश नहीं है तो कोई बात नहीं। पहले क्या होता था, अगर आप सीसीए से खुश नहीं है ना तो आप कैम्पेट जाया करते थे, कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल। पर 2017 में एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल, अब यहाँ पे जाते हो। दरअसल में कॉम्पेट की जगह के ऊपर हमें एनसीएलएटी देखने को मिल जाएगा। बाकी मर्जर और एक्विजिशन को रिव्यू करना, ठीक है ना, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को खत्म करना, अलग अलग मुद्दों पे अपने ओपिनियन देना एंड फेयर कंपटीशन को इंश्योर करना, इसी के मेन फंक्शंस आपको देखते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सीसीआई अंडरस्टैंड किया एंड साथ साथ कैटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी हमने यहाँ पे समझ लिया है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज योर गोल्डीलॉक्स जोन। अब इसको समझते हैं कि गोल्डीलॉक्स जोन या गोल्डीलॉक इकोनॉमी क्या होती है। दोस्तों आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने ना ज्योग्राफी में गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में सुना होगा, राइट। अब आप लोग जानते होंगे जैसे सूरज है, ठीक है, यहाँ पे आपको बीच में सन देखने को मिलेगा। अब एक ऐसा एरिया है जैसे मरकरी, वीनस, अपने आप में बहुत ही गर्म है ये। क्यों? क्योंकि सूरज के बहुत ही करीब आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। पर जैसे ही हम थोड़ा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून की तरफ जाते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, जिस वजह से अपने आप में बहुत ही ठंडे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप बहुत ही पास रहोगे तो बहुत गर्मी है वहाँ पे, बहुत ही दूर रहोगे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, राइट। तो सिचुएशन अपने आप में जो बीच वाली है ना, ये अपने आप में सही सिचुएशन देखने को मिलती है। इनफैक्ट ये वो जोन होता है जिसको कई बार हम लोग हैबिटेबल जोन के नाम से भी जानते हैं, कि ये वो जोन है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। इसका रीजन यही है कि ना ही हम बहुत ज्यादा सूरज के पास हैं, ना ही हम सूरज के बहुत ज्यादा दूर हैं, राइट। हम बिल्कुल सही डिस्टेंस के ऊपर हैं, जहां पर सिचुएशन बिल्कुल प्रॉपर जगह का ऊपर है। ऐसे जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है, ये तो हमारी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में समझ आ गई गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। पर अगर हम बात करते हैं गोल्डीलॉक इकोनॉमी, इसको समझना भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक्चुअल में ना आप लोग ये बात समझते होंगे कि देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारे देश में ग्रोथ हो रही है, मतलब जीडीपी अच्छी खासी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें नोटिस करने को मिलता है कि लोगों के हाथ में पैसा होता है, लोग उस पैसे को खर्च कर रहे होते हैं, उससे देश की ग्रोथ हो रही होती है। पर ग्रोथ के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर महंगाई भी ज्यादा होती है। जब खूब तेजी से इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है ना, तो महंगाई भी भाई काफी तेजी से बढ़ती है, राइट। ऑन द अदर हैंड मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं आपके यहाँ पे महंगाई काफी कम है, तो कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे वहां पर क्या होता है, आपकी ग्रोथ बहुत ही कम देखने को मिल जाएगी। तो एक्चुअल में ना आपको ना एक चीज देखनी होती है कि आपका फोकस किसके ऊपर है। कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रखी है, तो इन्फ्लेशन को कम करना आपका उद्देश्य है। पर जब आप कम करोगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ भी नीचे इंपैक्ट आ जाएगी। तो एक्चुअल में ना अगर आपकी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे भाग रही है, कहीं ना कहीं वहां महंगाई ज्यादा होती है। और अगर लेट से आप अपनी महंगाई को कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में कहीं ना कहीं आप नोटिस करते हो कि ग्रोथ भी काफी कम हो जाती है। तो हमेशा एक ट्रेड ऑफ सा होता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड योर ग्रोथ। अब होगा क्या, एक ऐसी सिचुएशन जब कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत अच्छी हो रखी है, बहुत तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं और महंगाई भी ज्यादा है, इसको हम बोलेंगे इकोनॉमी इज टू हॉट। बहुत ही ज्यादा गर्मी है इकोनॉमी के, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, ठीक है ना, गेटिंग द पॉइंट। बट ऑन द अदर हैंड अगर मान लेते हैं कि इकोनॉमी ग्रोथ काफी कम हो रही है, साथ में इन्फ्लेशन भी काफी कम है, यहाँ पर इकोनॉमी बहुत ही कोल्ड है, टू कोल्ड। तो मुझे बताओ दोनों में सिचुएशन अच्छी कौन सी? आंसर इज कोई भी नहीं सर, हमें एक बैलेंस होना चाहिए, एक ऐसा बैलेंस। क्योंकि आप नोटिस करो अगर इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है पर वहां महंगाई बहुत ज्यादा है, वो भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड अगर महंगाई कम है पर कहीं ना कहीं ग्रोथ बिल्कुल आपकी नीचे गिर रखी है, वो सिचुएशन भी खतरनाक है। तो गोल्डी लॉक इकोनॉमी क्या होगा सर? गोल्डी लॉक इकोनॉमी कहीं ना कहीं बीच में होगा। बीच का मतलब कि भाई बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है बट कोई दिक्कत नहीं, इन्फ्लेशन भी कोई ज्यादा नहीं है, एक आइडियल स्टेट। इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, धीरे से अच्छे से ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा भी नहीं कर रही, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रो होगा कहीं ना कहीं महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो सही जगह के ऊपर जब हम ग्रो कर रहे होते हैं एंड थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन भी होता है, वी कॉल दिस एज द गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी। ये सिचुएशन अपने आप में एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो काफी सारे इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि भाई भारत में आज के समय हम अच्छे से ग्रो भी ठीक ठाक कर रहे हैं एंड प्लस एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी हमारा जो टारगेट है 4 ± 2%, उससे कम ही है, मतलब विद इन दैट पर्टिकुलर रेंज ही है। तो ग्रोथ भी ठीक है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल के अंदर है। तो ये सिचुएशन हम
काफी हद तक गोल्डी लॉक्स इकोनॉमी की तरह है, जो सबसे बढ़िया हैबिटेबल जोन आपको देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? ठीक है। एक और जो टॉपिक हमें समझना है वो है सर्वेलेंस प्राइसिंग के कॉन्टेक्स्ट में। अभी ना थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर्स में सर्वेलेंस प्राइसिंग के कॉन्टेक्स्ट में कुछ खबरें थी, न्यूयॉर्क स्टेट को स्यू किया गया था इस कॉन्टेक्स्ट में। तो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये सर्वेलेंस प्राइसिंग का आखिर मीनिंग क्या होता है। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा इसका मतलब। देखो, लेट से आप लोगों ने एक वेबसाइट ओपन करी, मान लो अमेजोन की वेबसाइट ओपन करी। अब होता पता क्या है भाई, मैं ना बार बार शॉपिंग करता रहता हूँ अमेजोन से, ठीक है। तो मैंने कोई शर्ट देखी, मैंने देखा यार मुझे तो 500 रुपए की दिख रही है, ठीक है। और कोई लेट से ये हूं मैं, ठीक है, और एक कोई नया बंदा है, पहली बार अमेजोन उसने ओपन अप करी है। तो अमेजोन को मेरा तो पता था कि मैं तो भाई शॉपिंग करता ही हूँ, तो मुझे तो 500 रुपया रेट दिखा रहा था। पर ये नया बंदा, अमेजोन को नहीं पता शॉप करेगा नहीं करेगा। अमेजोन चाहता है कि भाई ये बंदा भी शॉप करे, राइट, ये भी हमारा कस्टमर बने। तो पहली बार अमेजोन पता क्या करेगा, इसको 450 की शर्ट दिलवाएगा। क्यों? क्योंकि अमेजोन ना, जब मैं वेबसाइट अपनी ओपन कर रहा हूँ, ये बंदे ने वेबसाइट ओपन करी तो अमेजोन को साफ साफ दिख गया। तो एक्चुअल में यहाँ पर पता क्या हो रही है, एक तरह की पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग हो रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरे लिए और उस कस्टमर के लिए अलग अलग चीज है। प्लस हो सकता है कि मेरी हिस्ट्री अलग हो, हिस्ट्री मतलब जो मैं लेट्स से क्रोम या वेब ब्राउजर जो भी ओपन कर रहा हूँ, मेरी लॉगिन हिस्ट्री अलग हो, मेरी शॉपिंग हिस्ट्री अलग हो, उसके हिसाब से वो अलग अलग चीजें चार्ज करे, राइट। कई बार ऐसा नोटिस करने को मिलता है कि यार जैसे कोई बंदा आईफोन इस्तेमाल कर रहा है एंड कोई लेट से एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल कर रहा है, तो एंड्रॉयड वाले बंदे को किसी चीज का दाम कम दिखने को मिलता है। आईफोन वाला बंदा क्योंकि देखो आईफोन है उसके पास, तो महंगी चीजें ले पाएगा, तो कई बार उसको दाम ज्यादा देखने को मिलता है। भाई कई बार ऐसा भी होता है कि मान लेते हैं लेट से आपने कोई कोर्स खरीदना है, ठीक है ना, मान लेते हैं वो कोर्स 10,000 रुपए का है। अब कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली वाले बच्चे को वो कोर्स 12,000 का दिख रहा है, बट अगर कोई बच्चा गांव से उसको खरीदने की कोशिश कर रहा है तो वो कोर्स उसको 8,000 का दिख रहा है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ होता है कहीं और, नहीं नहीं ऐसा नहीं, बट ये जो सारी चीजें अगर कोई ऐसा करता है ना, वी कॉल इट एज सर्वेलेंस प्राइसिंग। कि आपको ना, आपकी जो भी आप ऐप ओपन करके बैठे हो, अपनी वेबसाइट ओपन करके बैठे हो, तो यहाँ पर इस तरह से चीजें होती हैं। या फिर लेट से मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं ना कि बारिश हो रही है, ठीक है, आजकल वैसे ही बारिश का मौसम है। अब बारिश हो रही है, आप कहीं यहाँ पे बाहर खड़े हो, अब आपको पता है यार कि इस टाइम के ऊपर ना मुझे कैब चाहिए ही चाहिए घर जाने के लिए, और रात का समय हो चुका है, रात के 11-12 बज चुके हैं और बारिश हो रही है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, 11 AM नहीं, रात के 11 बजे, तो रात के टाइम हो चुका है। तो ऐसे टाइम के ऊपर क्या होगा, ऐसा नहीं है कि वहां पे गाड़ियां नहीं है, पर जानबूझ के आपके ओला उबर क्या करेंगे, वो देखेंगे यार इस बंदे को ना और कोई ऑप्शन नहीं होगा इस बंदे के पास, इसको तो घर जाना ही जाना पड़ेगा, राइट। मौसम भी खराब हो रखा है, पीक आवर्स है, तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में आपसे ज्यादा दाम मांगेगा, राइट। ये कस्टमाइज प्राइसिंग या सर्वेलेंस प्राइसिंग हो जाती है। तो एक्चुअल में ना देखो, कई बार जानबूझकर ऐसा करना वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये भी एक तरह से डार्क पैटर्न के अंदर ही आता है। डार्क पैटर्न एक ऐसा टर्म है जहां पर हम नोटिस करते हैं कि जो कंज्यूमर है ना, उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करी जाती है, उससे अनफेयर प्राइजेस एक्सपेक्ट करने की कोशिश करी जाती है। इसको कहते हैं हम सर्वेलेंस प्राइसिंग। जब आपने कहीं ना कहीं प्राइस डिस्क्रिमिनेट किया जो कि अनफेयर है, तो इससे कस्टमर का जो ट्रस्ट है ना, वो आपके ऊपर कम हो जाता है। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखना, परचेज बिहेवियर को, उसकी लोकेशन को, किस तरह की डिवाइस है, कितना टाइम हुआ है दिन का, उसके हिसाब से जब प्राइस ऐसे ऐसे चेंज करने लग जाए ना, वी कॉल इट एज योर सर्वेलेंस प्राइसिंग, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में आया था कि न्यूयॉर्क स्टेट को स्यू किया गया क्योंकि इस तरह से वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हो रही थी। तो ये बात आपको सर्वेलेंस प्राइसिंग के कॉन्टेक्स्ट में पता होनी चाहिए। क्लियर? अब दोस्तों बात करें अगर कुछ क्वेश्चंस की, तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये यूपीएससी ने 2025 में पूछा था रिगार्डिंग द 15th फाइनेंस कमीशन। मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करूंगा कि आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और इसका कमेंट मुझे आंसर बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है वो सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में है। एक बार इसको भी आप ओपन करिएगा, मतलब पढ़िएगा, एंड मुझे कॉमेंट्स में इसका आंसर भी करने की कोशिश करना। लास्ट वीक मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, एक था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो आप लोग जानते होंगे, जब हम बात करते हैं ना वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के आपको दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और एक है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और जब हम बात करते हैं ना वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, WBG की, उसमें ये दोनों तो आते ही आते हैं, IBRD और IDA।
इसके अलावा आपका मीगा, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट गारंटी जो एजेंसी है, उसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 संस्थान देखने को मिल जाएंगे। आप लोग जानते होंगे मेन इंपॉइंट सबसे जो है वो IBRD ही है। दरअसल में इसका फॉर्मेशन 1944 में हो गया था, ठीक है। कोशिश ये थी कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला है, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को कैसे हमें एस्टेब्लिश करना है, रिकंस्ट्रक्शन करनी है, उसके पर्पज से बनाया गया था। तो ये तो पहली बात, तो ये सॉरी थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लोन्स एंड गारंटीज प्रोवाइड करता है, ये बात भी सही है। पर एक्चुअल में यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे ये कह रहा है कि ये सिंगल हैंडेडली काम करता है, डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करता है टू रिड्यूस पॉवर्टी। देखो सिंगल हैंडेडली नहीं, अब तो बहुत सारे संस्थान इस तरह से आ चुके हैं। तो ये बात जो सेकंड बात है जो कह रहा है ना सिंगल हैंडेडली ऐसा करता है, नो, दिस स्टेटमेंट इज योर इनकरेक्ट। एंड अगर आप इतना पता कर लेते कि यार सेकंड गलत है, देन यू कुड हैव easily reach to the answer ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 only is the correct answer। एक यहाँ पे और क्वेश्चन था RTGS और नेफ्ट का, ये भी यूपीएससी 2025 में पूछा। देखो यहाँ पे ना वर्ड क्या है, RT मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दरअसल में जब नाम में ही रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है तो यहाँ पर सेटलमेंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली, रियल टाइम, फंड्स उसी टाइम यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। पर जब हम बात करते हैं ना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये दरअसल में आपका बैचेस की फॉर्म में होता है। आधे आधे घंटे के आपको बैचेस, हाफ आवरली बैचेस देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है पेमेंट के लिए, ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है RTGS में कस्टमर चार्ज होता है फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शंस। देखो इनवर्ड मतलब आना, जब आपको पैसा मिलता है, जब आपको पैसा मिलता है ना, जब आपके अकाउंट में पैसा आता है, तो RTGS में भी नहीं और नेफ्ट में भी, दोनों में कोई आपके जेब से पैसा नहीं कटता। किसके लिए, इनवर्ड ट्रांजेक्शन, इनवर्ड मतलब पैसा मिलना, पैसा मिलते समय आपके जेब से कोई पैसा नहीं कटेगा। पर जब हम बात करते हैं ना नेफ्ट और RTGS के आउट गोइंग में, तो आउट गोइंग में हो सकता है वहां पे अलग अलग बैंक्स ने अपनी अपनी कुछ छोटी मोटी फीस रखी हो सकती है या फ्री भी होता है। पर इनवर्ड की जब हम बात करें कि आपको पैसा मिलने में पैसा कटेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। इनवर्ड ट्रांजेक्शन के लिए कोई चार्जेस नहीं कटते, आउटवर्ड के लिए थोड़ा बहुत कई बार रहता है, हालांकि कई बार फ्री भी होता है, बट इनवर्ड के लिए तो बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है RTGS कुछ दिनों के ऊपर ही कर सकते हो, नेफ्ट के केस में ऐसा नहीं है। नहीं, देखो आजकल अगर हम बात करें ना नेफ्ट की और RTGS की, दोनों 24/7 है, ठीक है ना। 365 डेज आपको सर्विस देखने को मिल जाएगी, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, चाहे आधी रात हो, कोई भी टाइम हो, वहां पर आप नेफ्ट और RTGS दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट में आपका आंसर में गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मैं फिर से बता दूं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे डेफिनेटली इसकी PDF मिल जाएगी। तो इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।